एक भयानक रात, जब घनघोर बारिश में सुनसान सड़क पर मेरी ट्रक अचानक रुक गई। सामने सड़क के बीचों बीच एक छोटी सी लड़की बारिश में भीगती अकेली खेल रही थी। उसे देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने उसे आवाज दी, कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसे उठाने के लिए बढ़ा, तभी बिजली कड़की और मैं ठिठक गया। उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी रूह को हिलाकर रख दिया। क्या वह सचमुच एक इंसान थी या कुछ और? इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बने। देखिए क्या हुआ उस डरावनी रात में। बस छूट जाने की वजह से मैं रात को अकेले सड़क पर चल रहा था। चौड़ी पक्की सड़क, सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे बड़े पेड़ और दोनों तरफ घना जंगल। अंधेरी सड़क पर मैं धीरे धीरे मोबाइल की बैकलाइट जलाकर चल रहा था। आसमान में अनगिनत तारे थे, जिनके बीच धुंधले धुंधले बादल लगातार इधर उधर घूम रहे थे। घड़ी में देखा, अभी सिर्फ 9:30 बजे हैं, लेकिन चारों ओर इतनी शांति कि यकीन नहीं हो रहा। किसी बेवकूफी में मैं बस स्टॉप तक चला गया। उफ, मेरी तरह का कोई और गधा शायद इस दुनिया में नहीं होगा। ध्यान में नहीं था कि रात 9 बजे की बस ही आखिरी थी। उसके बाद कोई और घूम घूमी जाने वाली बस नहीं थी। गुस्सा करने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो ही गया। एक बार आगे पीछे देखा, कहीं कोई इंसान नहीं था। सही भी है, भला कौन यहां बेवजह घूमने आएगा। हल्की हल्की मीठी हवा बह रही थी। उसके साथ पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसपास के जंगल के झुरमुटों को देखकर डर लग रहा था। अगर कोई हिंसक जानवर हुआ और उसने हमला कर दिया तो मैं इस जगह पर बिल्कुल अकेला और असहाय हूं। बीच बीच में जंगल से अजीब अजीब डरावनी आवाजें भी आ रही थीं। 10-15 मिनट चलने के बाद मैंने सड़क के किनारे एक रोशनी देखी। बिजली की रोशनी। रोशनी स्थिर थी। इतनी देर तक अंधेरे में चलने के बाद जब थोड़ी रोशनी नजर आई तो दिल खुशी से भर उठा। मैं तेजी से आगे बढ़ा। इस सुनसान सड़क पर एक चाय की दुकान, टिन की छत वाली उस दुकान में एक दुबला पतला आदमी बैठा था। शायद वह ऊँघ रहा था। मैंने आवाज दी, दादा सुन रहे हैं? मेरी आवाज सुनकर वह जैसे चौंक उठा। घबराई हुई आवाज में बोला, कौन कौन बुला रहा है? यहां मैं हूं। उसने मेरी ओर नजर दौड़ाई और कहा, जिंदा ही लग रहे हो तो किस मुसीबत में फंसे हो? वाह, बिना कहे ही समझ गए। वह आदमी खख करके हंस पड़ा। फिर बोला, कई सालों से इस दुकान पर बैठा हूं, न जाने कितने तरह के अनुभव हो चुके हैं, क्या बताऊं। अच्छा, समझ गया। मतलब पहले भी कई लोग इस सड़क पर आपकी दुकान तक मुसीबत में पड़े हुए आए होंगे। वह सिर हिलाते हुए बोला, हां। मैंने कहा, ओह, घूम घूमी अभी काफी दूर है और मैं अब और नहीं चल सकता। आखिरी बस पकड़ नहीं पाया। थोड़ा पानी है, दीजिए ना, चल चल कर थक गया हूं। उसने मेरी ओर अजीब नजरों से देखा। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ दादा? वह मुझे एक गिलास पानी देते हुए बोला, तुम इस सड़क पर इतने समय से चले आ रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ? मैंने तुरंत गिलास का सारा पानी गटक लिया। बहुत अच्छा लगा। क्या होगा? तुम्हें उन्होंने पकड़ा नहीं? तुम्हें परेशान नहीं किया? कौन? चोर डकैत? मुझे पकड़कर उन्हें क्या मिलता? मेरे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े हैं। कहते हुए मैं सामने की बेंच पर बैठ गया। चलने से पैर थक गए थे, अब और खड़ा नहीं रहा जा रहा था। चोर डकैतों का यहां कोई डर नहीं है, तो फिर वो आत्माएं मतलब भूत? हां, धीरे बोलो, वे सुन लेंगे। मैं जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए कहा, दादा, भूत प्रेत तो आजकल के जमाने में नहीं चलते, और अगर चलते भी हैं तो केवल उन्हीं को दिखाई देते हैं जिनके दिमाग में कोई गड़बड़ हो। हंसाने के लिए और कुछ नहीं मिला आपको? वह आदमी बेहद गंभीर हो गया। धीरे धीरे उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं, इस बुढ़ापे में झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने उसकी ओर देखा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और ऊपर लगी स्थिर रोशनी हिलने लगी। शांत स्वर में मैंने पूछा, यहां भूत है, यह आपको कैसे पता? वह भारी आवाज में बोला, मैं खुद उनके हाथों मरते मरते बचा हूं। मैं समझा नहीं। यह बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा, क्या आप कृपया वह घटना बताएंगे? तुम जब सुनना ही चाहते हो तो जरूर बताऊंगा। बताइए फिर। वह आदमी पानी पीकर थोड़ा खांसा,
फिर उसने अपनी कहानी शुरू की। ये बात बहुत साल पहले की है, लगभग 20 साल पहले की। तब मेरी उम्र 25 साल की थी। इधर उधर काम ढूंढ रहा था। कई दिन इधर उधर भागने के बाद मुझे एक तेल कंपनी के ट्रक का ड्राइवर बना दिया गया, रात की शिफ्ट का ड्राइवर। मेरी ड्यूटी बस रात में ही हुआ करती थी। मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। जो कुछ मिलता उसमें से थोड़ा अपने पास रखता और बाकी घर भेज देता। रात के 10-11 बजे के आसपास ट्रक में तेल लेकर विभिन्न जगहों पर पहुंचाने का काम शुरू होता। दिन अच्छे से गुजर रहे थे। मेरे सहकर्मी भी अच्छे थे। कभी किसी को शराब पीते नहीं देखा। मालिक लोग भी अच्छे थे। एक दिन ऊपर से आदेश आया कि तेल के बड़े बड़े ड्रमों को घुम-घुमी के गोदाम में जमा करना है। बाकी सारे गोदाम तेल से भर चुके थे। मैं जल्दी से आदेश का पालन करने की तैयारी करने लगा। पहले हमेशा मेरे साथ 1-2 लोग होते थे, लेकिन उस दिन मेरे साथ घूम-घूमी जाने के लिए कोई नहीं मिला, यानी मुझे अकेले ही जाना था। उस दिन सावन की रात थी। जोरदार बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुबह से शुरू हुई बारिश 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी थी। सड़क के किनारे नालों का पानी भर गया था, जिससे बुरी हालत हो गई थी। कीचड़ सड़कों पर फैल गया था और जूतों में कीचड़ लगने के कारण किसी घर या दफ्तर में घुसना मुश्किल हो गया था। ऐसे ही दिन और रात में हमारा काम रुका नहीं। रात 11:30 बजे मुझे ट्रक की चाबी दी गई। ट्रक पूरा काले रंग का और विदेशी मॉडल का था। जैसे किसी को नई चीज मिलती है और उसे खुशी होती है, वैसे ही मुझे इस नए ट्रक को चलाने का विचार करके बहुत खुशी हो रही थी। ट्रक में एक एक करके तेल के ड्रम लादे जाने लगे, जिससे गड़गड़ की आवाज हो रही थी। जैसे ही मुझे जाने की अनुमति मिली, मैंने खुशी खुशी ट्रक स्टार्ट किया और यात्रा शुरू की। मूसलधार बारिश में मैं नए ट्रक की नई सीट पर बैठकर आराम से इस सड़क पर ट्रक चला रहा था। आज जैसी चौड़ी सड़क है वैसी पहले नहीं थी। तब चारों ओर और भी ज्यादा झाड़ियां और झाड़ झंखाड़ हुआ करते थे। इस रास्ते से कभी कोई अकेले नहीं जाता, भूल कर भी नहीं, क्योंकि यह रास्ता अभिशप्त है। कहकर वह आदमी रुका और हल्का खांसने लगा। मैंने अपने कंधे से बैग नीचे उतारकर पूछा, किस कारण से अभिशप्त हुआ? वह आदमी गंभीर स्वर में बोला, अब तो कहीं भी डाकुओं का आतंक नहीं है, अगर होता भी है तो बहुत कम। लेकिन इस इलाके में एक खतरनाक डाकू था जिसका नाम था नीलदर्प सरदार। हर शनिवार आधी रात को अंधेरे में वह बाहर निकलता और गांव के सभी लोगों को लूटकर उन्हें बांधकर यहां लाया जाता। नीलदर्प का डाकू गिरोह आधुनिक हथियारों से लैस था। बंदूक, राइफल, चाकू, कुल्हाड़ी, सब कुछ उनके पास था। पुलिस भी डर के मारे उनसे लड़ने नहीं जाती थी, क्योंकि उनसे लड़ना मतलब मौत को बुलावा देना। नीलदर्प डाकू एकदम यमदूत जैसा था और था बहुत निर्दयी। जिस भी घर को लूटा जाता, उस घर के सभी सदस्यों को पकड़कर इस रास्ते के बीच में मारकर पास की झाड़ियों में फेंक दिया जाता था। अगले दिन पुलिस कुछ लाशें बरामद करती और कुछ कभी मिलती ही नहीं थीं। इस तरह मौतें बढ़ती गईं और गांव वीरान होता चला गया। तब पुलिस तंग आकर एक बड़ी पुलिस फोर्स और गांव वालों को लेकर नीलदर्प के ठिकाने पर हमला कर दी। सबको पकड़ लिया गया, लेकिन नीलदर्प भागने में सफल हो गया। उसके बाद उसे कभी किसी ने नहीं देखा। नीलदर्प डाकू तो गायब हो गया, लेकिन उसने जिन अभागे लोगों की हत्या की थी, उनकी आत्माएं इस रास्ते पर अभी भी अतृप्त होकर भटक रही है। वे बेहद खतरनाक हैं। जिसे भी पाएंगे उसे मार देंगे। उस दिन मैं मन ही मन गुनगुनाते हुए ट्रक चला रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। बारिश में भीगी हुई इस सड़क पर मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ा बढ़ा दी। जब मैंने स्पीड बढ़ाई तो अचानक लगा जैसे कोई ट्रक की स्पीड के साथ साथ दौड़कर खिड़की से मेरी ओर देख रहा हो। मैं बार बार उस तरफ देखता, लेकिन कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन जब भी सामने देखता, लगता कोई मुझ पर नजर रख रहा है। मैंने सोचा यह मेरा वहम होगा। ऐसी बरसाती रातों में बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं, इस बारे में सोचना फिजूल है। मैंने खुद को तसल्ली दी। आसमान लाल हो रहा था। उसके बीच बिजली की चमक की लहरें बार बार दिखाई दे रही थीं। थोड़ी देर सावधानी से चलने के बाद अचानक मुझे जोर से ब्रेक लगानी पड़ी।
जो मैंने देखा वह वाकई हैरान करने वाला था। मैं इतना चौंक गया कि मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकले। देखा, इस भयंकर सावन की रात में रास्ते के बीचों बीच एक बच्ची गुड़िया लेकर अकेली खेल रही थी। उसके आसपास कोई नहीं था। हेडलाइट की तेज रोशनी उस पर पड़ रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने हॉर्न नहीं बजाया क्योंकि ज्यादा शोर से बच्ची डर सकती थी। इसीलिए मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया और उसे आवाज दी। इंजन की आवाज तेज की, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। खिड़की से एक अजीब सी बदबू आने लगी। कितनी गंदी बदबू! ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पेट उलट जाएगा। कुछ देर तक बैठकर सोच रहा था, क्या इस लड़की के माता पिता हैं? इतनी रात में बारिश के बीच यह कैसे हिम्मत करके बीच सड़क पर बैठी है? मैंने तो देखकर ब्रेक लगा दी, लेकिन अगर कोई और चालक इसे देखे बिना गाड़ी चलाएगा तो निश्चित रूप से इस लड़की की मौत हो जाएगी। छाता लेकर ट्रक से नीचे उतरा। हेडलाइट की रोशनी में मैं उसे साफ साफ देख सकता था। इतनी बारिश हो रही थी कि नीचे उतरते ही मेरी पैंट घुटनों तक भीग गई। लड़की के पास जाकर मैंने प्यार से आवाज दी, खुकी, सुन रही हो? वह न तो मुड़ी न कोई जवाब दिया। अपनी ही दुनिया में खेलती जा रही थी। बारिश की मार से उसका शरीर पूरी तरह से भीग चुका था। उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। इस नन्ही सी लड़की को ऐसे कौन छोड़ गया? मैं बेवकूफों की तरह बस सोचता रहा। खुद भीगते हुए उसके सिर पर छाता रखा, सवाल किए, मजाक में डराया भी, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। उसके हाथों पर कुछ चोट के निशान भी दिखे। सवाल पूछने का अब कोई मतलब नहीं था। अब बदबू और भी ज्यादा तेज हो गई। मजबूरन मुझे नाक पर रूमाल रखना पड़ा। इसी समय अचानक एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज हुई। मैं डर के मारे कांप गया और लड़की कैसे तो रो पड़ी। कुछ ही देर बाद फिर से बिजली चमकी। इस सड़क पर रुकना बिल्कुल सही नहीं होगा। लड़की को भी किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। जब मैंने उसे गोद में उठाने की कोशिश की, तभी कहते हुए वह आदमी भयानक डर से कांपने लगा। मैंने चिंता और उत्सुकता से पूछा, तब क्या हुआ? कुछ देर तक वह आदमी चुप रहा, फिर बोला, जब मैं उस बच्ची को गोद में उठाने लगा तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई और खड़ा है। वो कब आया, कहां से आया, इसका मुझे जरा भी पता नहीं चला। मैं डर गया। उसने मेरे कंधे को जोर से दबा लिया। दर्द से हल्का कराह उठा। बारिश के बावजूद उसके हाथ की ठंडक महसूस हो रही थी। बर्फ की तरह ठंडे हाथ से वह गंभीर आवाज में बोला, बच्ची चुराने का इरादा है। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी तरफ देखते हुए कहा, अजीब बात है, न जानते हो न पहचानते हो और ऐसे ही बच्चा चुराने का आरोप लगा रहे हो। उस आदमी का चेहरा सफेद था, जैसे कागज, सीधी नाक और मोटी मूछें। बहुत लंबा, दुबला पतला इंसान। मेरी बात सुनकर वह अजीब ढंग से हंस पड़ा और बोला, आजकल के हालात देखकर यह सवाल उठना लाजिमी है। चारों तरफ बच्चे चोरी हो रहे हैं। बच्ची चुराकर मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हे, जब हाथ में ढेर सारे नोट रखे जाएंगे तब समझ में आ जाएगा कि क्या मिलेगा। मैंने चिढ़कर कहा, अरे भाई, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं। मेरा काम है जिसमें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। मैं इन चीजों के लिए लालची नहीं हूं। कहकर उसने सिर हिलाया। क्या आप इस बच्ची को जानते हैं? इस बारिश में बीच सड़क पर अकेले बैठकर खेल रही है। मैंने बच्ची की ओर इशारा किया। इतने में वह धीरे धीरे गाना गाने लगी। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसकी आवाज किसी भी साधारण बच्ची जैसी नहीं थी। एक गहरी, डरावनी आवाज थी। इस आवाज ने मेरे पूरे शरीर को क्षण भर के लिए कंपा दिया। उस आदमी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और बोला, उसे खेलने दो। बहुत दिनों बाद उसे ऐसे खेलने का मौका मिला है। क्या समझ में नहीं आया? बच्ची को उसकी मर्जी से खेलने दो, उसे परेशान मत करो। अगर तुमने उसे परेशान किया तो तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। उस आदमी की बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मैं बस उसके सफेद चेहरे को देख रहा था, सोच रहा था,
क्या ये आदमी पागल है या फिर पागल न होते हुए भी पागल जैसी बातें कर रहा है? ये सब कहने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, मेरे साथ क्या बुरा होने वाला है? वह चुप रहा। उसकी आंखों में अचानक एक हिंसक चमक दिखाई दी। मैं हैरान रह गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी, पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे और हवा इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ा किया। तब तक मेरी छतरी हाथ से छूटकर कहीं गायब हो चुकी थी। वह बच्ची लगातार गा रही थी, आरे पुतुल, आरे पुतुल, चल भीगे इस बारिश में, साथ में लाएंगे ढेर सारे फूल, तुझे संवारेंगे इस बगिया में। मेरे साथ चलेगी तू मासी के घर? अगर नहीं चली तो तुझसे मैं बात नहीं करूंगा। वह भयानक बदबू फिर से नाक में घुस आई। मैं बारिश में भीगता रहा। समय बीतता जा रहा था। वह आदमी अचानक चुप हो गया। शायद वह बच्ची के मासूम गाने का आनंद ले रहा था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। बच्ची सड़क के बीच में बैठी थी और यह अनजान आदमी उसे परेशान न करने की हिदायत दे रहा था। अगर मैं बच्ची को हटाने की कोशिश करता तो वह आदमी जरूर मुझसे झगड़ा करता। मैं शांति पसंद इंसान हूं। झगड़ा झंझट मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और अगर देर हो गई तो ऊपर के अफसरों को इसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों देर हुई? नहीं, अब यहां और रुकना सही नहीं होगा। ट्रक को किनारे से निकालूंगा, इतनी सावधानी से कि बच्ची से कम 10 हाथ दूर रहे। जैसे ही मैंने ट्रक की ओर कदम बढ़ाए, वह आदमी अचानक बोला, कहां जा रहे हैं? मैंने विनम्र स्वर में कहा, यहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता। तेल के कैन समय पर गोदाम नहीं पहुंचे तो नौकरी चली जाएगी, और वैसे भी इस तूफान में खुले रास्ते पर कोई सामान्य इंसान आराम से खड़ा नहीं रह सकता। दूर कहीं बिजली चमकी। फिर देखा, मेरी बात सुनकर वह आदमी अजीब तरीके से मुस्कुराया। मुझे लगा वह आदमी शायद पागल है और यह बच्ची भी। बच्चों के मन में डर होता है, हर चीज से उन्हें सामान्य तौर पर डर लगता है। इतनी बार बिजली कड़क रही है और तेज हवा चल रही है। मैं जैसे समझदार आदमी का तो डर के मारे बुरा हाल हो रहा है, तो बच्चों की क्या बात। और वह आदमी सड़क पर खड़ा तमाशा देख रहा है। जरूर यह पागल खाने से भागा होगा। यह सब सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में ऐसे अजीब लोग भी होते हैं। मैंने सीट पर एक बड़ा प्लास्टिक बिछा दिया। पूरा शरीर भीग चुका था, पानी टपक रहा था। गियर डालकर ट्रक का पहिया घुमाया। इंजन की आवाज भी इस भारी बारिश की ध्वनि में दब गई थी। मैंने बहुत सावधानी से उन्हें पार किया। हेडलाइट की रोशनी उन्हें अनदेखा करती हुई आगे बढ़ी। ट्रक की गति धीमी कर दी। क्या पता आगे फिर कोई ऐसा ही अजीब इंसान सड़क पर बैठा हो। मेरे दिमाग में तब भी उस बच्ची का गाना गूंज रहा था। मैं परेशान हो रहा था, बार बार उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। अंत में बिना वजह हॉर्न बजाने लगा। शायद हॉर्न की आवाज से ध्यान स्टीयरिंग पर टिक जाए। लगभग आधे घंटे चलने के बाद एक मोड़ आया। तब तक बारिश काफी कम हो गई थी। ट्रक सड़क पर तेज आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था। मैंने धीरे धीरे गुनगुनाना शुरू किया। मोड़ सुरक्षित पार कर लिया। थोड़ी सी प्यास लगी है। पास ही पानी से भरी बोतल रखी है। जैसे ही बोतल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक हल्की चीख के साथ चौंक उठा। डर और हैरानी से मैं सहम गया। पास की सीट पर एक औरत बैठी है। नई दुल्हन जैसी दिख रही है। लाल साड़ी पहने हुए, हाथों और गले में सोने की चूड़ियां और गहने हैं। उसकी हथेलियों पर आलता लगी हुई है, लेकिन उसका हाथ जैसे आग में जल गया हो। घूंघट एकदम गले तक खींचा हुआ है। वह बिल्कुल स्थिर बैठी है, जरा भी नहीं हिल रही। देखकर ऐसा लग रहा था मानो लाल साड़ी में सजी एक गुड़िया बैठी हो। उसकी गोद में शायद एक छोटा सा सिंदूर का डिब्बा है। कुछ देर तक चुप बैठा रहा। इस गहरी रात में एक औरत मेरे बगल की सीट पर बैठी है। यह देखकर मैं हैरान और डरा हुआ था। क्या वह मुझे जानती है? वह कब आई? और आई भी तो क्यों? मेरा मन बहुत जिज्ञासु है। कुछ भी देखूं तो सबसे पहले उस चीज से जुड़े तमाम सवाल मन में आते हैं, फिर उसकी जांच पड़ताल शुरू होती है। मैंने ट्रक की गति और धीमी कर दी। सीधी सड़क पर किनारे हरे पत्ते गिर रहे थे।
स्टीयरिंग को हल्का सा मोड़ते हुए मैंने उस रहस्यमयी औरत से पूछा, आप कौन है? आप कौन है? मैंने सोचा शायद वह जवाब नहीं देगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। घूंघट के अंदर से भारी औरत की आवाज आई, नई दुल्हन, नई दुल्हन। वह औरत गंभीरता से सिर हिलाने लगी। अब उसने अपने जले हुए हाथ और थोड़ा आगे बढ़ाए। ट्रक के अंदर की हल्की रोशनी में उन डरावने हाथों को देखकर मेरी आवाज सूख गई। क्या ऐसे हाथ किसी सामान्य इंसान के हो सकते हैं? हाथों की नसें बुरी तरह से सूजी हुई थीं। जले हुए हाथों की त्वचा जगह जगह से फट चुकी थी और फटी हुई त्वचा के अंदर से पीले सफेद कुछ अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे। समझ गया वो हड्डियां थीं। डरते हुए मैंने पूछा, हाथों की ये हालत ऐसा कैसे हुआ? भारी आवाज में नींद जैसी लय में उसने कहा, आग में जल गए। यह कहकर अचानक घूंघट के अंदर से हल्की सिसकियों की आवाज आई। बारिश अब हल्की बूंदाबांदी कर रही थी। दूर कहीं बादलों के बीच बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। बीच बीच में तेज हवाएं चलने लगीं। कहां रहती हैं? मैंने हल्की डर भरी आवाज में पूछा। सिसकती आवाज में उसने कहा, गौरवपुर में। गौरवपुर? लेकिन आप यहां क्यों हैं? वह औरत चुप रही। मैंने फिर पूछा, आप इस ट्रक में क्यों आकर बैठ गई? वह भी बिना कुछ कहे। आप पूरी तरह से अजनबी हैं। जिस ट्रक में आप बैठी हैं वह कंपनी का ट्रक है जो सीधे घूम घूमी जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा। और आप आई भी कब? उस औरत ने मेरे इतने सारे सवालों का जवाब दिए बिना ही हल्की गुर्राहट में धीरे से कहा, यह हमारी जगह है और अपनी जगह पर हम जो चाहें वही करते हैं। जबकि ये हुक्म चलाने वाली बातें सुनकर मैं काफी देर तक मूर्खों की तरह स्टीयरिंग पकड़कर बैठा रहा। मैंने कई बार छुपकर उस औरत की तरफ देखा। उसकी हल्की सिसकियां रुक चुकी थीं। वह निर्लज्ज होकर चुपचाप बैठी रही। मैं काफी देर तक स्तब्ध होकर स्टीयरिंग पकड़े रहा। जब उस औरत की ऐसी दादागिरी की बात सुनी, मैंने कई बार चुपके से उस औरत की तरफ देखा। उसकी धीमी सिसकी रुक गई थी। वह निर्लज्जता से बैठी थी। धीरे से मैंने पूछा, आपके पति कहां हैं? वह औरत अजीब तरह से बोली, तुम्हें बहुत हिम्मत है या फिर अभी भी कुछ समझ नहीं रहे? मैंने हैरान होकर शांत स्वर में कहा, क्यों? उसने मेरे सवाल के जवाब में अपनी जली हुई सोने के गहनों से ढकी अजीब सी हाथ उठाकर सामने इशारा किया और बोली, सामने देखो। जैसे ही मैंने सामने देखा, डर के मारे मैं स्टीयरिंग पर नियंत्रण नहीं रख सका। स्टीयरिंग घूम गया और ट्रक एक बड़े पेड़ से जा टकराया। शुक्र है मैंने रफ्तार बहुत धीमी कर ली थी, नहीं तो बचना मुश्किल होता। फिर भी मेरी नाक से खून बह रहा था जो होंठों तक पहुंच चुका था और बाईं आंख में भयंकर दर्द हो रहा था। ट्रक सड़क के किनारे थोड़ा झुककर खड़ा हो गया था। सामने के हिस्से में जगह जगह दरारें पड़ चुकी थीं। धीरे धीरे मैंने फिर से सामने देखा। मैंने देखा एक अधनंगा खाकी हाफ पैंट पहने सिर कटा हुआ आदमी खड़ा था। हाथ में मांस काटने वाला बड़ा सा चमकता धारदार चाकू था। उसके पूरे शरीर पर खून लगा था। वह अपनी कमर पर हाथ रखकर अजीब ढंग से खड़ा था। उसका कोई सिर नहीं था। हाँ, उसका सिर नहीं था। उसकी गर्दन बीच से कटी हुई थी। ऐसी भयानक घटना देखकर मेरे शरीर में खून जैसे ठंडा हो गया। मैं साफ देख सकता था एक सिर कटा आदमी खड़ा था। यह मेरी आंखों का धोखा बिल्कुल नहीं था। इस बेहद अप्रत्याशित स्थिति में मैं जैसे पत्थर का हो गया था। मेरा होश तब टूटा जब मैंने बगल की सीट पर बैठी औरत की क्रूर हंसी सुनी। मैंने देखा वो औरत ट्रक में नहीं थी। वह बाहर खिड़की से झांक रही थी। हैरान होकर मैंने पूछा, आप बाहर कैसे चली गई? वह औरत गुस्से से बोली, क्यों, अभी भी समझ नहीं आए? मैं उसका जवाब नहीं दे पाया क्योंकि तभी किसी भारी कदमों की आवाज ने मेरा ध्यान दूसरी ओर खींचा। हेडलाइट अभी भी जल रही थी। उसकी रोशनी सीधी सड़क पर पड़ रही थी। उसी रोशनी में मैंने देखा वह सिर कटा आदमी मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके हाथ में मांस काटने वाला धारदार चाकू मजबूती से पकड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें साफ दिखाई दे रही थीं। जब डर और आतंक ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया,
तभी मुझे समझ में आया कि असल में यह क्या घटना है। मैं एक अतृप्त प्रेतात्मा के खून की प्यास का शिकार हो गया था। अब मैंने ट्रक का दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल नहीं रहा था। बेबस होकर मैंने बगल की सीट पर देखा। वह घूंघट वाली औरत वहां नहीं थी। सिर कटा आदमी पास आ रहा था। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने जोर से एक लात मारी। दरवाजा धड़ाम से खुल गया और मैं एक छलांग में ट्रक से बाहर निकल गया। मुझे अफसोस हुआ क्योंकि उस औरत पर दया दिखाने के कारण मैं इस शापित सड़क के बाशिंदों के हिंसक नजर में आ गया था। मेरे दिल में डर का राज तो था, लेकिन उसमें कुछ हिम्मत भी थी। इसलिए उस सिर कटे प्रेतात्मा को देखकर बेतहाशा भागने की बजाय मैंने कांपती आवाज में पूछा, किसने ऐसा किया? तुम क्या चाहते हो? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, बगल से एक औरत की आवाज आई। वही औरत थी। उसने कहा, ऐसे बात नहीं बनेगी, यहां आओ, फिर जो पूछना है पूछो। यह कहकर उसने एक कटा हुआ सिर उठाया। उस कटे सिर के बालों को पकड़कर इधर उधर हिलाने लगी और एक शैतानी ठहाका लगाने लगी। तेज हवा के झोंके से उस औरत का घूंघट उड़ गया। डर से मैंने देखा, उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी नाक मुंह कुछ भी पहचान में नहीं आ रहे थे। सिर्फ 2 सफेद आंखें दिख रही थीं, जिनमें छोटे छोटे काले बिंदु जैसे पुतलियां थीं। उसके जबड़े के एक तरफ मांस नहीं था। कुछ दांत अजीब ढंग से बाहर निकले हुए थे। जब वह सिर कटा प्रेतात्मा और उस औरत की प्रेतात्मा हिंसक होकर मेरी ओर बढ़ी तो मैं तुरंत पलटा और भागने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद मैंने देखा कि आसपास की झाड़ियों से सैकड़ों प्रेतात्माएं निकलकर मेरी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लग रहा था कि वे सब मेरा ही इंतजार कर रही थीं। वही बच्ची और वह आदमी भी दिखे। ये सब भूत थे, सब प्रेतात्माएं थीं, सब अशरीरी। वह बच्ची अपनी गुड़िया को फाड़ फाड़ कर खा रही थी और आश्चर्यजनक रूप से गुड़िया के फटे हुए हिस्से से खून बह रहा था। इन सब की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं। किसी ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ा। दर्द से चीख उठा। देखा तो वही सिर कटा आदमी था। उसने तुरंत मेरी गर्दन पर छुरा चला दिया। भयंकर डर के बावजूद मेरा दिमाग काम कर रहा था। मैंने तुरंत खुद को हटा लिया और एक झटके से उस सिर कटे प्रेतात्मा के हाथ से खुद को छुड़ाकर फिर से भागा। सारी ताकत से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई है, बचाओ। एक एक मेरी यह चीख पुकार केवल मैंने ही सुनी। यहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके और कोई भी होश में इंसान इस शापित सड़क पर रात को नहीं आता। एक समय पर मैं थोड़ी थकान महसूस करने लगा। भागने की गति धीमी कर पीछे मुड़कर देखा और पीछे देखते ही मेरे शरीर में जैसे सैकड़ों कांटे चुभ गए। गला सूख कर कांपने लगा। विस्फारित आंखों से देखा, लगभग 100 के करीब प्रेतात्माएं तेजी से खून से सने अजीब चेहरे लेकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रही थीं। ऐसा लगा जैसे अगर मुझे पकड़ लिया तो वे मुझे काट छांट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगी। उनके चेहरे पर इतनी हिंसा थी, लेकिन उन सब से भी तेजी से वह स्त्री आ रही थी। जैसे मगरमच्छ अपने सीने के बल आगे बढ़ता है, वैसे ही वह स्त्री दौड़ रही थी। वह सीने के बल हाथ पैरों को घुमाकर तेजी से आ रही थी। भय और आतंक के मारे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। कहकर वह व्यक्ति फिर रुका। इतने देर से मैं उसकी कहानी सुन रहा था। सांस रोके वह व्यक्ति स्थिर होकर बैठा था। मैंने कहा, फिर क्या हुआ? वह व्यक्ति टूटी हुई आवाज में बोला, भागते भागते एक छोटा सा मैदान आ गया और उसी मैदान पर एक टूटा हुआ घर दिखाई दिया। मैंने कहा, आपके पास तो कोई रोशनी नहीं थी, आपने कैसे देखा? वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, डर के समय इंसान की इंद्रियां इतनी जागृत हो जाती हैं कि वह उसी स्थिति में रहकर समझ सकता है। समझ गया, फिर बताओ। तब मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि कहीं भी छिप जाऊं तो बच जाऊं। इसीलिए मैंने सड़क छोड़कर उस टूटे घर की ओर दौड़ लगाई। कई बार फिसला, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह घर शायद ज्यादा बड़ा नहीं था। ऊपर की छत आधी टूट चुकी थी और बाकी हिस्सा लटक रहा था। किसी भी समय वह बाकी हिस्सा गिर सकता था। मैंने बड़े कदम रखे और घर में घुसकर अंधेरे में एक जगह चुपचाप बैठ गया। लगभग 15 मिनट तक उसी तरह बैठा रहा। कोई आवाज नहीं आ रही थी।
मन में एक भय बैठ गया। जिस तरह से किसी भयंकर हत्यारे का सामना करने पर डर होता है, उससे भी ज्यादा। काफी समय तक ऐसे ही चुपचाप बैठे रहने के बाद अचानक एक अप्रत्याशित अजीब सा एहसास होने लगा। तब तक घना अंधेरा मुझे जकड़ चुका था। मेरे मन के अंदर एक बेचैनी उठने लगी। कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी मेरी बाकी इंद्रियां कह रही थीं कि इस घर में मेरे अलावा कोई दूसरा भी मौजूद है और वह मेरे पास ही है, मुझे देख रहा है। लेकिन अंधेरे की कठोर दीवार को भेद कर कुछ देख पाना मेरे लिए उस समय असंभव हो गया था। घर इतना बड़ा भी नहीं था और इतना छोटा भी नहीं। यह एक पुराना और छोड़ दिया गया घर था। हालांकि उस अजीब एहसास के बावजूद कुछ खास नहीं हो रहा था। उस प्रेतात्मा का डर मेरे सीने पर जैसे एक भारी बोझ बनकर दबा हुआ था। जितना मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करता, उतना ही यह डर मेरी कोशिशों को तोड़ता जा रहा था। अचानक बगल से एक और आवाज आई और मैं और ज्यादा सिकुड़ कर बैठ गया। आवाज अजीब थी। कुछ देर बाद जब बादलों की गहराई से अचानक बिजली की चमक हुई, तो उस पल की रोशनी में मैंने देखा कि मुझसे मात्र 3 अंगुल की दूरी पर कोई काली छाया जैसी चीज बैठी है। इंद्रदेव ने एक बार फिर धरती पर बिजली गिराई। स्पष्ट देखा वह काली छाया अब लाल साड़ी में घूंघट ओढ़े झुलसे हुए हाथ अपनी गोद में रखे बैठी थी और कुछ दूर वही बच्ची खून से सना चेहरा लेकर मेरी तरफ देख रही थी। मेरा दिल जैसे अब सीने के बंधन से निकलने के लिए विद्रोह कर रहा था। मेरा सूना हुआ सूरज तब पहाड़ी के नीचे छिप गया। उसी समय मेरी पूरी जवानी की हिम्मत और धैर्य कब्र में दफन हो गए। बस यही समझा कि यहां शरण लेना मूर्खता थी। मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन सौभाग्य से 4 हाथ दूर एक टूटी जगह थी जिससे मैं आसानी से अपने पतले शरीर को बाहर निकाल सकता था। पीछे की ओर झुककर और हाथों के सहारे बहुत ही सावधानी और चुपके पीछे की ओर खिसकने लगा, जैसे मेरी नाव डूब चुकी हो। फिर भी मैं अनंत जलराशि में कोई एक छोटा सा टुकड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह टुकड़ा कब मेरे पैरों के पास आएगा, यह मेरी समझ से बाहर था। उस 4 हाथ की दूरी को पार करने में लगभग 20 मिनट लगे। मैं इतनी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वे मुझे देख न ले। लेकिन यह सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि कुछ अशरीरी आत्माएं अपने सिर को 1800 में घुमाकर विकृत तरीके से चल रही थीं। कुछ दूर देखा, वह सिर कटा भूत अपने हाथ के हथियार से किसी को लगातार मार रहा था और उसके साथ उठता हुआ खून उसकी पूरी देह पर बिखर रहा था। उसका सिर भले ही नहीं था, लेकिन उसके शरीर की हरकतें देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसमें कोई पिशाचिक आनंद मिल रहा हो। उनका हाव भाव मेरे लिए काफी अजीब था। शायद वे यह जानते हैं कि मैं यहां हूं, लेकिन फिर भी कोई हमला या पकड़ने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या उनका कोई उद्देश्य है? इसी बीच एक रोने की आवाज आई, एक बच्चे की रोने की आवाज। वह रोने की आवाज इस तरफ उस तरफ जैसे घूम रही थी। लगता है यह नकली रोना है, जैसे इस रोने की आवाज में एक तरह का जाल बिछा हुआ है। उस रोने की आवाज के ऊपर अब एक खरखराहट की आवाज सुनाई दी। वह आवाज बहुत धीरे धीरे हो रही थी। वह खरखराहट की आवाज ने मेरे मन को विषैला कर दिया था। दूर कहीं एक भयंकर बिजली कड़की। उसकी आवाज ने मेरे शरीर को भी कांपा दिया। अचानक अनजाने में जब मैंने पैंट की जेब में हाथ डाला तो किसी चीज की उपस्थिति महसूस की। जल्दी से उसे जेब से बाहर निकालकर समझ गया यह एक गैस लाइटर है। भिगो गया है, फिर भी आग जलने के लिए माहौल है, क्योंकि यह एक छोटे पॉलिथीन में लिपटा हुआ था। और 5-7 नहीं सोचते हुए गैस लाइटर के चक्के को घुमाते ही फुस करके आग जल उठी। और जो दृश्य मैंने देखा उसके लिए मैं एक बिंदु भी तैयार न था। वह बच्ची मेरे बिल्कुल करीब आकर मुंह खोलकर खड़ी थी। उसके भेड़िए के दांत अगले कुछ सेकंड में मेरे गले में बैठाकर मेरी श्वास नली को जोर से खींचकर फाड़ डालने वाले थे। और पीछे वह औरत उल्टे पैरों से हवा में लटकी हुई थी। आग जलते ही बच्ची थोड़ी पीछे हट गई, फिर अचानक दीवार के सहारे चढ़कर अपने सिर को पूरी तरह पीछे घुमाकर मेरी ओर कुतूहल से देखने लगी। वह औरत नीचे उतरकर खड़ी हो गई। उसके उल्टे पैर भी आग में झुलस गए।
मैंने उठकर खड़ा हुआ। गैस लाइटर की थोड़ी सी लपट जैसे मेरे भीतर प्रवेश करने वाले सूर्य को तेज कर रही थी, जैसे मुझे मजाकिया ढंग से हिम्मत दे रही हो। लेकिन यह पल सिर्फ कुछ क्षणों का था। वह औरत अब जमीन से एक अंगुल ऊपर उठकर धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी। मैंने पागलों की तरह कहा, आओ मत करीब, आओ मत, कह रहा हूं, आग लगा दूंगा, लेकिन आगना आगना। उस समय मुझे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। पीछे कुछ टूटे हुए ईंटों के टुकड़े पड़े थे, जिन पर पांव रखते ही मैं उल्टे होकर मुंह के बल गिर पड़ा और गैस लाइटर दूर फेंक दिया। तुरंत चारों ओर अंधकार छा गया, जैसे यह अतृप्त प्रेतात्माओं के साथ यह भयावह अंधेरा भी मेरी भयंकर मृत्यु का जश्न मनाना चाहता हो। इसलिए वे बार बार मुझे घेर रहे हैं। हाथ को थोड़ा उठाने पर एक खुरदुरी ठंडी हाथ मेरे बालों की मुट्ठी पकड़कर पास की दीवार की ओर खींच ले गया और गला दबाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जोर से गला दबा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं दीवार के साथ चिपक रहा हूं। मैं तड़पने लगा, बेहद तड़प मेरी जान निकलने लगी। मेरी आंखें जैसे बाहर निकल आईं। हाथों के एकदम बेढंगे दीवार पर घिसने के कारण मेरी त्वचा फटकर खून निकलने लगा। मेरी अपनी ही अनजाने में एक तरह की कराह निकलने लगी। मैंने उस हाथ को कसकर पकड़ लिया। पूरी ताकत से खींचकर गले से हाथ हटाते ही प्राणपण से सांस भरते हुए फिर से उस हाथ को पकड़ लिया। उस हाथ की ताकत बहुत अधिक थी। अचानक अप्रत्याशित रूप से किसी ने कुछ मंत्रोच्चारण किया। फिर कुछ पानी की बूंदें आकर मेरे ऊपर गिरी और तुरंत वह अभिशप्त हाथ गले से ढीला हो गया। पास में एक विशालकाय आदमी मृतक के खोपड़ी के ऊपर कैसे आग जला रहा है और दूसरी खोपड़ी हाथ में लिए खड़ा है। गर्जना करते हुए मुझसे बोला, इधर आ बेटा, इधर आ। मैं दौड़ नहीं सका, जैसे मेरी ताकत खत्म हो गई हो। इसलिए मैं रेंगते हुए उनके पास गया, लेकिन वह एक तांत्रिक थे। भयानक होने के बावजूद वह इंसान थे। उन्होंने लाइट ऊपर उठाकर मुझसे फिर से कहा, देख बेटा देख, चारों ओर कमरे में प्रेतात्माएं, हर एक का भयानक रूप, क्या भयानक दृश्य शब्दों में वर्णन करना बेहद कठिन है। कराहती आवाज में मैंने कहा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उन्होंने कहा, तेरे को डरने की जरूरत नहीं, ये तुझे अब कुछ नहीं कर सकेंगे। अब बता, तू इस कमरे में आने की हिम्मत कैसे कर सका? कहते हुए मैं बार बार बातें लटका रहा, जैसे कोई बहरा भूत तांत्रिक की अनुपस्थिति में मुझ पर चढ़ गया हो। किसी तरह मैंने उन्हें समझाया। गंभीरता से भारी गले में उन्होंने कहा, समझ गया, यहां भूत प्रेत का दोष नहीं है, असली दोष तेरा है। ऐसे रास्ते पर इस वक्त कोई जाता है, दूसरी सड़क है, वहां से जा सकता था बेटा। घबराए हुए स्वर में मैंने कहा, अब समय कम। बीच में रोकते हुए उन्होंने भयानक गर्जना करते हुए डांटते हुए कहा, समय बचाने के चक्कर में अब क्या हुआ, क्या हुआ? अगर मैं इस समय न आता तो क्या होता तब? बेहोश तो अतृप्त प्रेतात्माओं के हाथों जान जाती। अब मुझे इच्छा हो रही है कि तुझे चबाकर खा जाऊं। क्षम करें बाबा, क्षम करें, गलती हो गई, चल भाग यहां से। फिर उस दिन की तरह वहां से तांत्रिक की कृपा से भागने के बावजूद मैंने उस तांत्रिक बाबा का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने मुझे तंत्र विद्या सिखाई और मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार किया। जब मैं रात के समय इस रास्ते से गुजरता हूं, तब वह प्रेतात्माएं मेरे पीछे आती हैं, लेकिन नजदीक नहीं आ पाती, क्योंकि अब मेरे अंदर तंत्र मंत्र की शक्ति है। मैं यहां दुकान देने नहीं आया हूं। रात के समय जो यहां गलती से आते हैं, उन्हें प्रेतात्माओं के चंगुल से बचाने के लिए यहां एक छोटी सी दुकान जैसे बनाई है, ताकि वे सुरक्षित रह सकें। मेरी मोह समाप्त हो गई। उस आदमी के चेहरे की ओर कुछ समय तक देखने के बाद मैंने कहा, वाह, शानदार कहानी। अगर कहानी बाहर आई तो आपकी बहुत पहचान बनेगी। लेकिन क्या जानते हैं, मैं इन चीजों में किसी तरह का विश्वास नहीं रखता, फिर भी सुनने में मजा आता है। वह आदमी फीका हंसते हुए बोला, तो उस दिशा देखो, कहकर उसने अंगुली से इशारा किया, और जब मैंने उस दिशा में देखा तो मैं डर से कठोर हो गया। यह क्या?
कोई लाल साड़ी पहने घूंघट निकालकर सड़क पर खड़ी है। उसके पास एक कटी हुई लाश हाथ में बड़ी चौड़ी चाकू लेकर सड़क के बीच में घिस रही है सशब्द। मैंने जब उस लाल साड़ी पहने और घूंघट में छुपे औरत की ओर देखा तो मेरे पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उसके पास खड़ा वो सिर कटा हुआ शरीर, जिसके हाथ में बड़ी चमकती छुरी थी, उसे जमीन पर घिसटता हुआ आगे बढ़ा रहा था। मेरी सांसें थम सी गई थीं। मेरी आंखों के सामने जैसे पूरा जीवन एक पल में घूम गया। तांत्रिक की बातें मेरे दिमाग में गूंजने लगीं। अभी भी वक्त है, भाग जा यहां से, नहीं तो यही प्रेत तेरा अंत कर देंगे। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और बिना पीछे मुड़े तेजी से भागने लगा। रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था और मुझे हर कदम पर लगता था कि वो भूतिया आवाजें मुझे घेर रही हैं। आखिरकार किसी तरह मैं उस भयानक जगह से निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन उस रात की दहशत अब भी मेरे जहन में है। वो चीखें, वो डरावनी छवि, वो सब शायद हमेशा के लिए मेरे साथ रह जाएंगी। और इस अनुभव के बाद मैंने वो रास्ता कभी दोबारा नहीं लिया। शायद मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा था। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का कदम रखना उसकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी कभी ऐसी जगह से गुजरें तो सतर्क रहें। ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये असल में हमारे आसपास घटित हो सकती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में बताएं कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, क्योंकि कौन जाने अंधेरे में क्या छुपा हो।